दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपने कैपेसिटर पर आधारित क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हमारी पेड टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है जहां टेस्ट नंबर 93 हम ले चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको केवल कैपेसिटर पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे और 25 क्वेश्चन हमने दिए हैं। पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे और कारण सहित आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को लास्ट तक ज़रूर देखें। और यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ जाए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सवाल 1 आपकी स्क्रीन पर है और हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आराम से आप इसको समझ पाएंगे। नंबर 1 सवाल है कि यदि सप्लाई की फ्रीक्वेंसी f से 2f हो जाती है तब एक कैपेसिटर का रिएक्टेंस क्या होगा। यानी f फ्रीक्वेंसी थी तो xc था। अब जब फ्रीक्वेंसी 2f हो गई तो xc का क्या होगा, तो xc/2 हो जाएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती है। फ्रीक्वेंसी दोगुनी हुई है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आधा हो जाएगा और 0.5 इंटू XC हम लिख सकते हैं। यानी XC को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर XC में 2 का भाग दे दो, एक ही बात है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर ए होगा। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से किस में न्यूनतम पेरावैद्युत क्षमता है। इसको इंग्लिश में नहीं कन्वर्ट कर पाए थे। यानी मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे कम किस में होती है। तो दोस्तों इनकी किसी की भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे कम जो पेरावैद्युतिक क्षमता है वो एयर की होती है और हम इसकी इकाई मानते हैं। अन्य सभी जितने भी माध्यम होते हैं वायु की तुलना में इनका हमेशा अधिक कैपेसिटेंस होता है, हमेशा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अधिक होती है। अगला सवाल है कि एक शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर में वोल्टेज का मान कितना होगा। दोस्तों कैपेसिटर में वोल्टेज तभी आती है जब वो बिल्कुल पूर्णतः सही हो। यदि एक कैपेसिटर शॉर्ट हो चुका है तो उसमें वोल्टेज का मान 0 होता है। कोई किसी प्रकार की वोल्टेज उसमें नहीं हो सकती, क्योंकि एक कैपेसिटर के द्वारा एकत्रित किया गया आवेश वोल्टेज के समानुपाती था। तो वो आवेश तभी एकत्र करेगा जब उसकी प्लेटें प्रॉपर वर्क करेगी। जब प्लेटें शॉर्ट हो चुकी है तो कोई किसी प्रकार का चार्ज एक्यूमुलेट नहीं कर पाएगा, इसलिए कोई वोल्टेज वहाँ पर नहीं होगी। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर है कि 50 वोल्ट सप्लाई से संयोजित एक कैपेसिटर प्रथम 1 टाइम में कितना आवेशित हो जाता है। दोस्तों प्रथम टाइम में एक कैपेसिटर अपने पूर्ण मान का 63.2% चार्ज होता है। सेकंड में लगभग 86% के आसपास होता है। तो ये टाइमिंग हमने पहले से ही आपको कई बार बता दी है। एक कैपेसिटर लगभग 5 टाइम्स में पूरी तरह आवेशित होता है और इसका जो ये समय नियतांक होता है वो R/C के बराबर होता है। यानी टाइम कांस्टेंट जो है ये R/C होता है। अब 50 वोल्ट का प्रथम टाइम की बात करें तो वो होता है 63.2%। यानी आपको क्या करना है, इस 50 वोल्ट का 63.2% निकालना है और वो उत्तर हो जाएगा। तो लगभग आएगा 31.6 वोल्ट के बराबर। यानी ये कैपेसिटर 50 वोल्ट सप्लाई से जब जुड़ा होगा तो पहले जितना भी सेकंड इसका टाइम होगा RC का, उस 1 सेकंड में लगभग 31.6 वोल्ट ले लेगा, लेकिन बाकी जो 19 वोल्ट लगभग रह गए वो लेने में ये 4 टाइम्स का सेकंड का और समय लेगा। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर है कि कैपेसिटेंस का व्युत्क्रम क्या होता है। देखो कैपेसिटेंस जो है इसका मतलब होता है धारिता। एक तरह से बात करें तो एक्यूमुलेट करना बोलते हैं इसको, एकत्रित करना बोलते हैं इसको। तो इसका जस्ट रिवर्स जो होता है वो होता है इलास्टेंस। इलास्टेंस का मतलब होता है बिखरना, टूट जाना या टकराना किसी चीज़ से। तो ये इसका व्युत्पन्न कहलाता है। यानी एकत्रित करना और उसका उल्टा बिखरना, ये रिवर्स मानते हैं। ये फिजिक्स का है, वैसे इलेक्ट्रिकल में इतना इसका है नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एक वेरिएबल कैपेसिटेंस वो होता है
जिसके कैपेसिटेंस को हम जब चाहें चेंज कर सकते हो। यानी हम चाहें तो मैनुअल चेंज कर सकते हैं और हम चाहें तो किसी मैकेनिकली यानी किसी मशीन से भी हम चाहें तो उसको चेंज करवा सकें, तो उसी को वेरिएबल कैपेसिटेंस अपन बोलते हैं। सी ऑप्शन अपना यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 25 वोल्ट देने पर एक कैपेसिटर 0.5 कूलम का आवेश एकत्रित करता है, उसकी कैपेसिटी बताइए। देखो Q बराबर होता है CV यानी C इंटू V। अब हमें यहाँ से C कैलकुलेट करना है तो Q अपॉन V हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा है। Q का मान हमें दिया हुआ है 0.5 और वोल्टेज का मान दिया हुआ है 25 वोल्ट। कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करना, आंसर आएगा C 0.02 फेराड। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना पेपर में आ भी सकता है, देखने को मिल सकता है। इस तरह के फॉर्मूले जो होते हैं इन पर आधारित क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि समान धारिता के दो कैपेसिटर का एक बार सीरीज में जोड़ा और एक बार समांतर में जोड़ा, तो उनका जो टोटल कैपेसिटेंस है उनका रेशियो कितना आएगा। आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कि दो पिकोफैरेड के दो कैपेसिटर थे। जब सीरीज में जोड़ेंगे तो इनका कैपेसिटेंस 1 आएगा और समांतर में 2 + 2 होते हैं यानी 4 आएगा। यानी समांतर क्रम में कैपेसिटी बढ़ती है, सीरीज में घटती है। जैसा रेजिस्टेंस सीरीज में था कैपेसिटर वैसा पैरेलल में होता है। अलग कुछ भी नहीं है, इतना सा ही ध्यान में रखना है। तो 1:4 जो है इसका आंसर आ जाएगा। यही अगर इंडक्टर या कैपेसिटर होते तो इनका आंसर 4:1 होता, क्योंकि वो सीरीज में जुड़ते हैं, सीरीज में बढ़ते हैं और पैरेलल में उनकी जो मान है वो कम होता है, वैल्यू जो है वो कम होती है। अगला हमारा सवाल है कि यदि किसी केबल की लंबाई दोगुनी हो जाती है तो इसकी कैपेसिटेंस भी। ध्यान रखना, हम सब जानते होंगे ट्रांसमिशन लाइन 3 तरह की होती है लंबाई के आधार पर, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। और जैसा कि आप सभी को पता होगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस को नगण्य मानते हैं। इसका कारण यही था, इनकी डिस्टेंस कम होती है। जबकि लॉन्ग और मीडियम ट्रांसमिशन में कैपेसिटेंस को माना जाता है। इसका कारण यही है कि लंबाई बढ़ने से धारिता बढ़ती है। एक तरह से सीधा सीधा ये ध्यान रखो कि लंबाई के समानुपाती है। लंबाई दोगुनी हुई है तो धारिता भी दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सी युक्ति स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को एकत्रित करती है। एनर्जी को कंज्यूम या एकत्रित करने की हम बात करें तो कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है और इंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। और रेजिस्टर और अगर हम कंडक्टर की बात करें तो ये तो एनर्जी एक तरह से कंज्यूम ही करते हैं, उपभोग करने वाली डिवाइस है। डी उत्तर रहेगा। कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है और इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है ½CV²। वहीं इंडक्टर के लिए यदि बात करें तो इसकी एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो होता है ½LI²। अगला हमारा सवाल है कि एक कैपेसिटर की कैपेसिटी निम्न से प्रभावित नहीं होती है। देखिए वैसे तो अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो इन सभी कारकों से वो प्रभावित होता है, लेकिन यहाँ पर जो सवाल पूछने का तरीका है वो ये है कि निर्माण के संदर्भ में ये बताइए कैपेसिटर की कैपेसिटी। तो हम सब जानते हैं प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच मोटाई और जो उनका कांस्टेंट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उन पर डिपेंडेड होती है, नंबर ऑफ प्लेट्स पर डिपेंडेड होती है। तो जो फ्रीक्वेंसी है इससे धारिता सीधे सीधे प्रभावित नहीं होती है। डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। ये पेपर में कई बार सवाल आ चुका है, इसको अच्छे से कवर जरूर करना। नेक्स्ट हमारा सवाल, एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जगह यदि सुचालक पदार्थ रख दिया जाए तो क्या होगा। देखो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जगह अगर आपने कंडक्टर रख दिया तो दोनों चालक प्लेटें जो है उनके बीच में सीधा एक सर्किट बनेगा और हमारा कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा। वो किसी प्रकार की एनर्जी को, किसी प्रकार के आवेश को एकत्रित नहीं करेगा। दोनों चालक प्लेटों के बीच में कोई किसी तरह का इंसुलेशन न होने की वजह से दोनों शॉर्ट हो जाएगी। एक तरह से ट्रांसमिशन लाइन की दोनों तार को आर और वाई वाली को एक साथ करने के जैसा हो गया, क्योंकि उनके बीच में एयर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में थी। यही कैपेसिटर के जैसा होता है। अगला हमारा सवाल, वेरिएबल कैपेसिटर के रूप में उपयोग होने वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन सा है। वेरिएबल कैपेसिटर सामान्यतः 3 तरह के होते हैं, वायु कैपेसिटर, ट्रिमर
और पैडर्स। एक और होता है, उसको बोलते हैं गैंग कैपेसिटर, यानी टोटल 4 कैपेसिटर ऐसे होते हैं जिनको हम वेरिएबल या परिवर्तनशील वाला मानते हैं। एयर ऑप्शन की तरफ जाएंगे, वायु वेरिएबल में है, जबकि सेरामिक पेपर जो है ये स्थायी कैपेसिटर होते हैं, नियत मान वाले कैपेसिटर होते हैं। अगला हमारा सवाल कि कैपेसिटर के संयोजन और उसके फंक्शन के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है। फेज अंतर पैदा करने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जोड़ते हैं, एक फेज को 2 फेजों में बांटने के लिए। पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए भार के समांतर में जोड़ा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम जब फिल्टर की बात करें, पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में बदलना, उस समय भी ये समांतर में लगता है। तो ये तीनों बिल्कुल सही है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। हमें गलत को बताना था, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। हमारा सवाल अगला है कि परिपथ में प्रतिरोध 6 ओम, कैपेसिटर 5 माइक्रोफेरेड का है, इसमें टाइम कांस्टेंट की गणना करें। बहुत सिंपल है भाई, कैपेसिटर का जो समय नियतांक है वो RC होता है, यानी टाइम इक्वल टू R/C होता है। इंडक्टर का जो है ना वो होता है टाइम कांस्टेंट L/R होता है, कैपेसिटर का R/C है। बहुत साधारण सा है। 6 ओम को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर जो आएगा वो आएगा 3। ठीक है, अब माइक्रो था तो यहीं पर सीधा सीधा माइक्रो कर देंगे, 3 माइक्रो सेकंड उत्तर आएगा भाई। अब 3 माइक्रो सेकंड को जब कन्वर्ट करोगे तो 3000 मिली सेकंड बनेगा। क्यों? क्योंकि 3 जीरो ये रही और 3 जीरो मिली में होती है, तो 3 माइक्रो सेकंड इसका आंसर आएगा। वैसे 3000 मिली सेकंड करना, डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला हमारा सवाल, एक कैपेसिटर के द्वारा एकत्रित ऊर्जा दोगुनी हो गई है, इस पर अप्लाइड वोल्टेज में कितनी वृद्धि हुई है। मैंने फॉर्मूला बताया, कैपेसिटर की एनर्जी ½ CV² होती है। ठीक है, मान लीजिए 1/2 C का जो है वो एक कांस्टेंट है और उसको K मान लेते हैं, नियतांक। माना कि किसी समय 1 वोल्ट था और 1 जूल की एनर्जी वो एकत्रित करता है, क्योंकि 1 V² करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है वो कहता है कि ऊर्जा दोगुनी हो गई, यानी जो 1 जूल था वो अब कितना हो गया, 2 जूल हो गया। राइट, ठीक है, 2 जूल बराबर K कांस्टेंट है ही। अब हमसे V² यानी वोल्टेज का मान पूछा गया है। राइट, देखो भाई ये तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ ही दीजिए। V² की बात करें तो 2 का अंडर रूट निकालना है आपको, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा ना, यानी 1.414 है। वोल्टेज कितनी आई, 1.414। पहले कितनी थी, 1, अब कितनी हो गई, 1.41। यानी सीधा सीधा मान हम देखें तो 41.4% की उसमें वृद्धि हो गई। ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला हमारा सवाल, एक मोटर सर्किट में 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी की आवश्यकता है, आपके पास 2.5 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर उपलब्ध है। आवश्यक धारिता प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, कैसी व्यवस्था करोगे। देखिए 5 माइक्रोफेरेड की है, हमारे पास 2.5 वाले हैं, तो समांतर में कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ती है। राइट, 2.5 के यदि 2 कैपेसिटर हम पैरेलल में लगाएंगे ना तो वो हमें 5 माइक्रोफेरेड दे देंगे। इसका मतलब क्या होगा, 2 कैपेसिटर की आवश्यकता होगी पैरेलल में, समांतर में 2 कैपेसिटर लगाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। आगे सवाल पूछा कि कैपेसिटर AC DC पर कैसे बिहेव करता है, तो इसका रिएक्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती है। DC में फ्रीक्वेंसी 0 है, इसका मतलब XC अनंत होगा। अनंत का मतलब इतना विरोध करेगा कि DC को अपने में से प्रवाहित होने ही नहीं देगा। इसका मतलब ब्लॉक करेगा DC को, AC को फिर पास करेगा। C ऑप्शन रहेगा, पास टू AC, ब्लॉक टू DC। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर एक कैपेसिटर में 2 चालक प्लेटें होती है जिन्हें हम आइसोलेट करते हैं, सेपरेट करते हैं, किसके द्वारा, एक अचालक के द्वारा। बीच में कोई भी एक पैरा वैद्युत हम इसमें रखते हैं। ध्यान रखना ये पेपर में बहुत बार आए, हर कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, तो एक अचालक के द्वारा हम इसको सेपरेट करते हैं।
अगला हमारा सवाल है कि कैपेसिटर की लेटर कोडिंग मेथड में 432J में J किसको संकेत करता है? तो ये जो फोर्थ आपका अल्फ़ाबेट होता है ना, ये टॉलरेंस को ही संकेत करता है। ये कलर कोड रजिस्टर के जैसा ही चलता है, फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को दर्शाते हैं, थर्ड जो होता है वो मल्टीप्लायर को, और फोर्थ जो होता है वो टॉलरेंस को। तो J जो है वो ये बताता है कि टॉलरेंस कितनी है इसकी। अगला सवाल, 10 पिकोफेरेड के 3 कैपेसिटर जिनकी रेटिंग 100 वोल्ट, 200 वोल्ट और 300 वोल्ट है, यदि इन्हें समांतर में लगा देंगे तो वो निम्न में से किस पर प्रचालन के लिए उपयुक्त होंगे? हम सभी जानते हैं कि समांतर में वोल्टेज बराबर रहती है। इसका मतलब ऐसे परिपथ को हम 100 वोल्ट से ऊपर सप्लाई नहीं दे सकते, ध्यान रखना। यदि हम 300 वोल्ट देंगे तो ये एक तो बियर कर जाएगा लेकिन बाकी दोनों शॉर्ट हो जाएंगे। 200 वोल्ट देंगे तो ये दो तो काम कर जाएंगे लेकिन एक ख़राब हो जाएगा, जबकि 100 वोल्ट देंगे तो तीनों ही चलेंगे। तो 100 वोल्ट के लिए उपयुक्त होगा। अगला हमारा सवाल, शुद्ध कैपेसिटर में एक्चुअल पावर कितनी होती है? 0, क्योंकि पावर फैक्टर कितना होता है? 0। और VI cos phi अगर वास्तविक शक्ति की बात करें तो फॉर्मूला VI cos phi होता है। जब पावर फैक्टर 0 है तो V × I की वैल्यू कितनी भी क्यों ना हो, वास्तविक शक्ति 0 ही आएगी। फिर क्या होता है ऐसे सर्किट में? तो ऐसे सर्किट में आभासी शक्ति प्रतिघाती शक्ति के बराबर होती है, यानी VA और VAR ये बराबर होते हैं। अगला सवाल है कि एक कैपेसिटर की रेटिंग निम्न 2 प्रकार से हो सकती है। कैपेसिटर सामान्यतः फैराड में होता है, यानी माइक्रोफैराड मिलीफैराड में, और जब पावर फैक्टर सुधारने के लिए काम में लेते हैं तो kVAR में होता है। इसलिए एक कैपेसिटर की रेटिंग 2 तरह से हो सकती है, फैराड में हो सकती है और kVAR में हो सकती है। अगला हमारा सवाल, निम्न में से कैपेसिटर का प्रकार कौन सा है? कैपेसिटर सिरामिक प्रकार का भी होता है, पेपर प्रकार का भी होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक भी कैपेसिटर का ही प्रकार है। इसका मतलब ऑल अबोव आएगा, उपरोक्त सभी कैपेसिटर के प्रकार है। नेक्स्ट हमारा सवाल, परिपथ में वोल्टेज परिवर्तनों का विरोध क्या है? वोल्टेज परिवर्तनों का विरोध ही कैपेसिटेंस कहलाता है। धारा परिवर्तनों का विरोध इंडक्टेंस कहलाता है। धारा चालन का गुण कंडक्टेंस कहलाता है। धारा प्रवाह का स्वाभाविक विरोध रेजिस्टेंस कहलाता है। धारा प्रवाह का विरोध कैपेसिटर करेगा तो XC, धारा प्रवाह का विरोध इंडक्टर करेगा तो XL। ध्यान रखना, इंडक्टर धारा परिवर्तनों का विरोध करेगा तो इंडक्टेंस हेनरी में, इंडक्टर धारा प्रवाह का विरोध करेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ओम में। कैपेसिटर वोल्टेज परिवर्तनों का विरोध करता है तो कैपेसिटेंस फैराड में, और धारा प्रवाह का विरोध करेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बस दोस्तों यही थे आज के 25 क्वेश्चन पसंद आए हैं तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना।